हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये वीडियो मैं क्लास 12th के लिए बना रही हूँ और इसके अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 एटम्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी और ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट है। उसको इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है कि वो पेपर में आ सकता है। सो एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो पहला क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको मैं सेपरेटली एक वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। और आज जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो 12.2 से ऑनवर्ड्स करा रही हूँ। 12.1 यानी कि एटम चैप्टर का बैक क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके अभी आप रख सकते हैं, जब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ एनसीईआरटी को ओपन करके अपने पास में। सो उसमें देखेंगे तो 12.1 फिलअप है यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। सो वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, उसको मैं सेपरेटली अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पर मैं कवर करूँगी। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। Suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment। आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था, उसके बाद में गीगर मार्सडेन ने उसको रिपीट किया था। सो जो हम दोनों का एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, चाहे हम रदरफोर्ड का पढ़ें या उसके बाद जब वो रिपीट किया गया उसके बारे में, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या था कि गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल यानी कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस थे। सो गोल्ड फॉइल में गोल्ड के ही न्यूक्लियस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है। सो ये गोल्ड फॉइल हो गया, दिस इज गोल्ड फॉइल। और इसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स जो है हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि He24 हीलियम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और वो गोल्ड के एटम्स की तरफ जाता था। तो हम देखते थे मोस्ट ऑफ द जो एटम्स है अल्फा पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट निकल जाते थे, कुछ थोड़ा सा बेंड होते थे, वो मोर देन 1 डिग्री कितना डिफ्लेक्ट होते थे, मोर देन 1 डिग्री जो डिफ्लेक्शन आता था इसके अंदर। सो वो आता था 0.14%, ये पढ़ा है हमने। और जो बाउंस बैक करते थे दैट मीन्स दिस इज मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा जो बेंड करते थे 0.14%। एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसे पढ़ें। और मोर देन 90 डिग्री कितने पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल आउट ऑफ 8000 इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। जब हम 8000 अल्फा पार्टिकल्स डालते हैं तो मोर देन 90 डिग्री यानी कि जो बाउंस बैक करके आता है वो 1 पार्टिकल आउट ऑफ 8000। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट कीजिए और गोल्ड फॉइल की प्लेस पे सॉलिड हाइड्रोजन लीजिए। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन तो गैसेस फॉर्म में होता है, सॉलिड हाइड्रोजन लेना है एट टेम्परेचर लेस देन 14 केल्विन। तो सॉलिड हाइड्रोजन की शीट है, ठीक है, वो आपने ली है, अब उसको आप लेके चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो स्कैटरिंग जो पहले हो रही थी अल्फा पार्टिकल की वो हम नहीं देख पाएंगे इस केस में अगर हम सॉलिड हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, क्योंकि जिसको हम ले रहे हैं हाइड्रोजन उसका मास तो बहुत कम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मास बहुत कम है उसका, और जो टकराने जा रहा है दिस इज़ व्हाट सॉलिड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसका मास बहुत कम होता है, लेस है हाइड्रोजन का। प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो टकराने आ रहा है इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल वो मैसिव है, दैट मीन्स उसका मास इससे ज़्यादा है। तो पहले क्या था, पहले जिसके ऊपर टकरा रहा था पार्टिकल वो मैसिव था और इसका मास उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल था। लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि सॉलिड हाइड्रोजन लीजिए, उसका मास तो बहुत कम है, राइट, और जो जा रहा है उसका मास उससे 4 टाइम्स ग्रेटर है। तो स्कैटरिंग ऑब्जर्व नहीं होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, वो स्टॉप नहीं कर पाएगा उसको, ये सीधा जाके उसको टकराएगा और सीधा निकल जाएगा। स्कैटरिंग हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो क्या क्या चीज़ हम इसमें नोट कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मैसिव पार्टिकल होगा, मैसिव होगा यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो मच ग्रेटर होगा किससे, प्रोटॉन से, हाइड्रोजन से जो हम यूज़ कर रहे हैं। नंबर 2 हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन। नंबर 3 नो स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे। तो आप बताएंगे कि अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन
और जो अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर जा रहा है उसको स्ट्राइक करने के लिए इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा उसके कंपैरिजन में। सो हेड ऑन कोलिजन होगा, कोई स्कैटरिंग हम नहीं देख पाएंगे, नो स्कैटरिंग विल बी सीन इन दिस केस। सो देयर विल बी, सीधा पार्टिकल निकल जाएगा, ठीक है, बिना जो है स्कैटरिंग के। सो ये इंपॉर्टेंट था, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट अ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। सो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि अगर गोल्ड फॉइल को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और सॉलिड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं एट लेस देन टेम्परेचर 14 केल्विन, तो हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर एनसीईआरटी में भी अगर आप उसको टर्न करेंगे सोल्यूशन, वहाँ पे गिवन है, चाहे तो आप वहाँ से रीड कर लेना या यहाँ से जो मैंने पॉइंट्स डाले हैं इसके अंदर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर, और एनसीईआरटी से भी आप रीड कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेटे क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं पेपर में। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से चेंज होके भी आता है। जैसे पूछा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज है, कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज दे देंगे, ये नहीं है कि आपको यही देंगे। जैसे लाइमन सीरीज दे दी, बैल्मर सीरीज दे दी, ब्रैकेट सीरीज दे दी, ठीक है, कोई भी सीरीज दे दी, फिर पूछे उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए क्या प्रेजेंट होगी उसके अंदर। एंड फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे भी ये सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्टेस्ट भी पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट भी पूछ सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहे हैं, राइट। तो मैं आपको समझाती हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज इसी को लेके चलते हैं, तो अगर हम पास्चन सीरीज की बात करते हैं तो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इसके अंदर किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड एनर्जी लेवल में। सो n की वैल्यू 3 से ज़्यादा कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ मैं। जब आप n की वैल्यू किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में इन्फिनिटी रखते हैं, यानी कि सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू रखते हैं, तो सबसे शॉर्टर वाली वेवलेंथ हमारे पास निकल के आती है। और जो सबसे नियर बाई वैल्यू होती है, जैसे 3 यहाँ पर है, तो उसका सबसे नियर बाई नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, तो 4 सबसे नियर बाई है, तो उसको रखोगे तो लॉन्गेस्ट निकलेगी। तो शॉर्टेस्ट जब भी किसी सीरीज की निकालनी हो, आप बस ध्यान रखना n की जगह इन्फिनिटी रख देना, तो आपके पास में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। तो यहाँ भी यही पूछा है, देखो मैं सर्कल कर रही हूँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है। जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा होगा तो n की प्लेस पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। और जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यहाँ एक वर्ड चेंज करना है और क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, ठीक है, कोई भी सीरीज हो तो उसकी नियर बाई वैल्यू, जैसे 3 है तो उसका जस्ट नेक्स्ट वाला एनर्जी लेवल 4 रख देंगे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है हमारे पास, तो हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट को लेकर। सो रेसिप्रोकल ऑफ, और रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं सिर्फ r को ऐसे ही लिख रही हूँ। सो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n की प्लेस पे इन्फिनिटी स्क्वायर, 1/∞ कुछ नहीं, कैंसिल कर देंगे उसको। सो 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू r, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसको सॉल्व करेंगे। सो लैम्डा इक्वल्स टू 9/r, और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 9 डिवाइडेड बाई रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट देखिए क्या वैल्यू है, 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स उसकी SI यूनिट है, 1.097 इंटू 10⁷। इसको डिवाइड करेंगे 9 को 1.097 से, तो वेवलेंथ जो है वो आपके पास में आएगा 8.204। पावर अपसाइड में ले जाएंगे 10⁻⁻7। अब इसको चाहे आप बाद में नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर -9 आ जाएगा। एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहें, मैंने मीटर में निकाल दी है, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई है। सो दिस इज व्हाट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और अगर सिमिलरली यही क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूं और मैं आपसे कहूं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो आपको n की प्लेस पे 3 के बाद वाली वैल्यू यानी कि 4 रखना होगा। सो स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट।
इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। 4 ऑप्शंस दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन क्या है। सो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो मैंने अभी बताई आपको 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। लेकिन बेटे मैं फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, एक्सप्रेशन, तो ये तो वैल्यू हो गई इसकी रिडबर्ग कांस्टेंट की। इसका फॉर्मूला क्या आता है रिडबर्ग कांस्टेंट का? m(e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट का क्यूब एंड स्पीड ऑफ लाइट। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि थ्योरी में ये डेरिवेशन भी है। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कि रिडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालिए। सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज (4 अपॉन 8), परमिटिविटी स्क्वायर, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्यूब है, एंड दैट इज c इज व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। कुछ बच्चों को वैल्यू तो पता होती है लेकिन एक्सप्रेशन उन्हें नहीं पता होता है कि एक्सप्रेशन क्या है उसका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12.4 तो रीड करते हैं। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट 2 एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। वो कह रहा है कि एक एटम के अंदर 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, सो दिस इज व्हाट एनर्जी डिफरेंस। ये एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए एनर्जी डिफरेंस, दैट मीन्स डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। डिफरेंस दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है जो 2 एनर्जी लेवल्स को सेपरेट करता है। What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition? Transition word का मतलब होता है change, ठीक है, यानी कि change कर रहा है वो अपनी स्टेट को फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। दैट मीन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। तो अगर हम बोर के पोस्टुलेट्स को याद करें तो 3 मेन पॉइंट्स हैं, रिवाइज करा देती हूँ। अगर हम बोर के पोस्टुलेट्स को याद करें तो बोर का फर्स्ट बोर पोस्टुलेट्स, अगर उसको रिवाइज करते हैं तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं विदाउट द एमिशन ऑफ एनी रेडिएंट एनर्जी, यानी कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में वो लीक नहीं होती है, यानी कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ एनी रेडिएंट एनर्जी। कोई भी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में लीक नहीं होती है, यानी कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स हैं। ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंट्रीगल मल्टीपल होता है h/2π का। सो दैट मीन्स ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट हो जाएगा या कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल है, सिर्फ वो वाले ऑर्बिट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, उन ऑर्बिट्स को जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है L से दिखाते हैं एंगुलर मोमेंटम को, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये इंट्रीगल मल्टीपल होता है h/2π का। ये बोर का सेकेंड पोस्टुलेट हो गया। थर्ड पोस्टुलेट बोर का क्या कहता है? जब भी कोई एटम यानी कि ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, जब भी ट्रांजिशन होगा, चेंज होगा एनर्जी का, एनर्जी लेवल का, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे वो जंप करेगा, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में, उस एनर्जी का फोटोन जो है वो एमिट हो जाएगा। सो यानी कि जो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में, डेल्टा ई फोटोन की फॉर्म में एमिट होगी, वो किसके इक्वल होगी? इनिशियल, अगर वो हायर एनर्जी लेवल है उसमें से फाइनल माइनस कर दो, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, तो जो एनर्जी एमिटेड होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, राइट, वो किसके इक्वल होगी? E1 इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट। तो ये बोर के मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें एनर्जी गिवन है और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। सो एनर्जी का फॉर्मूला जो फोटोन एमिट होगा दैट इज E इक्वल्स टू h म्यू,
इज इक्वल्स टू 2.3 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ मैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। राउंड ऑफ वाली वैल्यू मैंने रख दी है और इसमें कैलकुलेट करेंगे जब हम फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके आएगी 5.6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। सो 10 की पावर 14 हर्ट्ज ये आंसर आएगा हमारे पास में। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसमें बोर के कुछ पोस्टुलेट्स को इंक्लूड कर दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन और रिसेंटली आया था। ऐसे नहीं कि बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले आया हो क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व करना चाहे तो डायरेक्टली, मतलब कैलकुलेशन भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी, सो इसको वीडियो को वॉच करते रहें, जल्दबाजी ना करें। सो यहाँ देखें, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हमें पता भी है कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी nth लेवल पे कितनी एनर्जी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n स्क्वायर, जो भी एनर्जी लेवल है, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1, तो दैट इज ग्राउंड लेवल। सो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाती है अगर n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, और n के बाद में अगर 2 रखते हो तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n की वैल्यू 3 रखते हो तो वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो एनी लेवल अगर 1 से ग्रेटर होगा तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट माना जाएगा। तो n की वैल्यू 1 आएगी, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम चेक करते हैं क्या कहा है इसने, कि जो एनर्जी है, यानी कि एनर्जी हमें गिवन है, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ व्हाट एनर्जी लिख लो इसको, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि टोटल एनर्जी हमें गिवन है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया तो टोटल एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास में दो रिजल्ट्स होते हैं। अब वो रिजल्ट्स कहाँ से आए मैं ये भी डिस्क्राइब करूँगी। पहला एक इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख रही हूँ, देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है कि टोटल एनर्जी इज़ व्हाट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये जिस बच्चे को पता होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। अब ये रिजल्ट्स कहाँ से आए हैं हमारे पास, उसको चेक कर लेते हैं हम। सो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है। प्रूव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, नेगेटिव होती है, माइनस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और दोनों को ऐड करके जो टोटल एनर्जी आती है उसको चाहे E से दिखाइए या टोटल एनर्जी से दिखा दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव माइनस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, सो दैट इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एलसीएम आ जाएगा, राइट। सो दिस इज E², तो यहाँ E² रहेगा, यहाँ 4 प्रेजेंट है, 8 एलसीएम है अपॉन में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2E², और एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मैंने सर्कल कर दिया है। सो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल है। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसको देखिए जरा, E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, हाइड्रोजन एटम के अंदर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का,
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0r, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव साइन को सेपरेट कर दूँ, नेगेटिव साइन को सेपरेट कर दूँ, सो नेगेटिव साइन को अलग कर दिया जाए तो एक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास में। क्या रिलेशन बन जाएगा उसको आप चेक करेंगे, क्या रिलेशन बनेगा। अब देखिए जरा, टोटल एनर्जी आपके पास में आई है, टोटल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r। मैंने कहा नेगेटिव एनर्जी जो नेगेटिव है उसको अलग कर लीजिए आप, तो यानी कि टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन मैंने सेपरेट कर लिया और ब्रैकेट के अंदर ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r। तो अब ब्रैकेट का जो फंक्शन है वो काइनेटिक एनर्जी बन गया विदाउट नेगेटिव साइन, तो दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है उसको चाहे टोटल एनर्जी या ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहती है हमेशा, बस उसमें नेगेटिव साइन अगर लगा दिया है तो वो टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखना, ये टोटल एनर्जी गिवन है, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये टोटल एनर्जी गिवन है, तो टोटल एनर्जी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे रखा आपने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा ना कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तभी ये सिंपल है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रब करूंगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिजल्ट भी निकाल लेंगे कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिजल्ट है। तो पहले वाला रिजल्ट जो मैंने स्टार मार्क किया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो मैंने आपको प्रूव करा दिया है। ओके, अब आगे मूव करते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी की क्या सिचुएशन है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम में किस तरीके से रिलेटेड है। सो हम टोटल एनर्जी देखते हैं भाई, टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास, -E² अपॉन 8πε0r, राइट। सो टोटल एनर्जी में से 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, 1/2, सो बाकी क्या रह गया, E² अपॉन 4πε0r, और जो ब्रैकेट के अंदर विद नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, E² अपॉन 4πε0r, दैट इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी इज व्हाट हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कह सकते हैं 2 इधर आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, जो कि हमारे पास सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा था। अब देखो, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, इतना टाइम थोड़ा होता है कि बैठ के हम प्रूव करेंगे उस चीज़ को, वो हमें शॉर्ट में रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अब ये दोनों रिजल्ट्स मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिए थे आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इस पोर्शन को रब कर देती हूँ और यहाँ पर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन क्या करनी है, तो सिंपल सा रिजल्ट है, हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी गिवन है हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी माइनस, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस टोटल एनर्जी में से आपने नेगेटिव हटा दिया, तो उसका मतलब टोटल एनर्जी में से नेगेटिव साइन हटा दो तो वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी यू से दिखा रही हूँ मैं, क्या है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू विद नेगेटिव साइन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है हमारे पास -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तभी मैंने आपसे कहा था किसी बच्चों को याद है तो इसमें से नेगेटिव हटाएगा, सीधा बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो हमें सॉल्व करना होगा। सो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 12.6 क्वेश्चन है हमारा। अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल में होने का मतलब n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे है तो n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में है। एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, विच एक्साइट्स इट टू n इक्वल्स टू 4 लेवल, n इक्वल्स टू 4 लेवल पे पहुंच जाता है वो, यानी कि फर्स्ट लेवल से, ग्राउंड लेवल से फोर्थ वाले लेवल पे पहुंच रहा है। तो सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं कि भाई एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है। तो पहला टारगेट है हमारा एनर्जी डिफरेंस निकालना। एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही अप्लाई करती हूँ तो किसी भी लेवल का एनर्जी कितनी आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, यानी कि वो एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी आएगी। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड एनर्जी लेवल, तो E1 फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी आएगी ये आप जानते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सो दैट मीन्स कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। अब n इक्वल्स टू 4, यानी कि फोर्थ वाले लेवल की एनर्जी निकालेंगे, n इक्वल्स टू 4, तो यानी कि फोर्थ एनर्जी लेवल, तो n की प्लेस पे हम 4 रखेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास में रिजल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n की प्लेस पे 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हमारे पास में आंसर आएगा नेगेटिव 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज फोर्थ लेवल पर है तो n की प्लेस पे मैंने 4 रखा, और n का स्क्वायर है तो स्क्वायर करा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 16 से डिवाइड करके नेगेटिव में आंसर आ गया 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, यानी कि डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, जो फोटोन एब्जॉर्ब किया उसने, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी थी जिससे वो एनर्जी से चेंज किया है अपना ऑर्बिट जिस एनर्जी को लेकर। तो चेंज इन एनर्जी कैसे आएगा, E4 में से, फोर्थ में से मैंने फर्स्ट को, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, यानी कि डेल्टा E कितना आ जाएगा, फाइनल लेवल क्या है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, ऐसे रहने दिया अभी इसको, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और ये प्लस आ जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन शॉर्ट देखा जाए सो हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस कर रहे हैं कितना, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा, ये आएगा पॉजिटिव आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारे पास में आ गया है, जिसको आगे हम यूज़ करेंगे। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है तो उसको जूल में चेंज कर लेते हैं। सो एनर्जी, और या फिर अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देन उसको जूल में चेंज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁹, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ भी फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, लेकिन एनर्जी हमने निकाल ली है। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बहुत आसान है ये। सो एनर्जी जो होती है फोटोन की क्या होती है, E = h/μ = 12.75 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ये मैंने रख दिया है। और यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी पहले निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वेवलेंथ पहले बोला है तो चलो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। h/μ की प्लेस पे c/λ = 12.75 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। वेवलेंथ फाइंड करना है, h और c यहाँ पर आ जाएगा। 1/λ = 12.75 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन h और c अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 एंड स्पीड ऑफ लाइट भी अपॉन में 3 × 10⁸।
इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि वेवलेंथ कितना आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अप साइड में आ गया, अपॉन में जाएगा 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एंड नाउ यहाँ से कैलकुलेशन आएगी और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर, आप कैलकुलेट करना इसको प्रॉपर। वेवलेंथ आएगी आपके पास में 0.975 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, और मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया है क्या आंसर आपके पास आएगा, और आप खुद कैलकुलेट करना इसको, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख देना। और दूसरा उसके बाद में म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा अप्लाई कर देना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ अभी निकाला है 0.975 इंटू 10 की पावर -7, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3.077 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज़। सो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको पूरा कैलकुलेट करना, और इनफैक्ट कैलकुलेट ही करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। एक और चीज़ बेटे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट भी करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स